जिंदगी तो तूने खुद चुनी थी माँ, फिर आज ये शिकायत क्यों? मैंने दौलत नहीं चुनी थी, दौलत ने मुझे चुना था। तुम्हारा वजूद खुद एक झूठ है, एक फरेब है। अरे तुम्हारे सांसों में तो झूठ बसी हुई है, तुम्हारे होठों पे झूठ की हुकूमत है। हमारे कुल बाबा ने कहा था कि ये अंगूठी बहुत मनहूस है, शापित है। केशव को कहा था कि इसे किसी समुद्र में फेंका है, लेकिन उसने तुम्हें दे दी। ये अंगूठी देखो, इसके बारे में वो कह रही थी कि ये शापित है, मनहूस है। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको ये बताते हुए कि आज से आपके क्रेडिट बंद हो चुके हैं। मैं कुछ भी साइन नहीं करूंगी। सुनो स्वेतलाना, अगर तुम अपने फैसले मेरे हिसाब से नहीं करोगी तो मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। ये मल्होत्रा का खानदान मुझे तबाह करके ही चैन लेगा। अब तुम्हें मान लेना चाहिए था ऋषभ कि स्वेतलाना है और रहेगी। अरे छोड़ यार, कोई और बात कर। स्वेतलाना नहीं, और बहुत सी बातें हैं। मरने वाले तो मरकर चले जाते हैं, लेकिन उनके किए का भुगतान उनके अपनों को करना पड़ता है। क्या हक था डैडी को इस तरह हमें अकेला छोड़ के चले जाने का? तुम तो ऐसे बात करो जैसे उन्होंने अपनी मौत खुद प्लान की हो। केशव मल्होत्रा के साथ कुछ भी पॉसिबल है। यू मीन? नहीं यार अभिजीत, तू भी ना, नो सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई अपनी मौत को खुद दावत देता है क्या? उन्होंने नहीं, मगर मौत ने गलत वक्त चुना उनके लिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज छूत की बीमारी की तरह देश में फैल रही है। बाहर के मुल्कों के साथ भी काम शुरू हो रहा है। ये कोई वक्त था उनके जाने का? ऋषभ, दौलत और धंधे के अलावा तुम कुछ और नहीं सोच सकते? अंधे को दो आंखें मिल जाएं, उसकी तसल्ली हो जाती है, लेकिन धनवान जितना पैसा कमाए उसकी तसल्ली कभी नहीं होती। तुम्हारे डैडी भी वैसे ही थे। कुछ हद तक स्वेतलाना ने ठीक किया था। उस औरत का नाम मेरे सामने मत लेना। क्यों? वो तुम्हारी दुखती रग थी? हाँ, वो मेरी दुखती रग है। ऋषभ, ईमानदारी को सामने रखकर तुम अपने आप से कुछ सवाल पूछो कि स्वेतलाना तुम्हारी दुखती रग क्यों है? उसमें ऐसा क्या है जिसे देखकर तुम इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हो? उसकी सूरत, उसका वजूद, उसकी हिम्मत। तुम उसे क्यों नहीं उस तरह ट्रीट करते जिस तरह तुम दूसरी औरतों करते हो? वो क्यों बिजली की तरह तुम्हारे वजूद पर कूद पड़ती है? इनफ अभिजीत, इनफ। आप उससे मिले थे? उससे किससे? अगर उससे मतलब तेरी माँ से है तो हाँ, मैं मिला था। कुछ कहा? मेरे बारे में पूछा? उसे क्या परवाह है तेरी यार? उसे मेरी परवाह है डैडी, मैं जानता हूँ। और आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि उसे मेरी परवाह नहीं है। क्योंकि मैं उसको तुझसे ज्यादा जानता हूँ। दरअसल मैं उसको सबसे ज्यादा जानता हूँ। मिस्टर मल्होत्रा से भी ज्यादा? मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा। उस साला दौलतमंद कुत्ता मिस्टर कब से हो गया? या क्या तू भी अपनी माँ की तरह उसके नाम, शान और दौलत से दब गया? वो तो मर गया डैडी, अब उसका जिक्र क्यों करना? अबे बेवकूफ बच्चे, अब तो उसका जिक्र बार बार होगा, क्योंकि जब तक वो जिंदा था ना, हम लोग के कोई बिल बकाया नहीं रहते थे। हमारा बिल क्या वो देता था? और नहीं तो क्या, तेरा बाप तो एवर कड़ का आदमी है भाई। लेकिन आपको तो पैसे हमेशा मम्मी देकर जाती थी ना? लेकिन कब? जब वो जिंदा था। असली तमाशा तो अब शुरू होगा सोनू। तेरी मम्मी बजाय हम लोग को पैसा देने के शायद हमसे पैसा लेके जाया करे। ऐसा क्यों? मिस्टर मल्होत्रा ने तो मम्मी के लिए काफी पैसे छोड़ गए होंगे। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो तेरा स्कूल जाना बंद, तेरी नई साइकिल, तेरे नए कपड़े, तेरा जेब खर्च, सब पर फुल स्टॉप लग जाएगा। मगर ये तो ठीक नहीं है डैडी। आखिर आप मेरे डैडी हैं, मेरे लिए ये सब करना तो आपकी जिम्मेदारी है। तू मेरे को जिम्मेदारी सिखाएगा? और वो जिसे तू मम्मी कहता है,
उसकी नजर जब एक बार उस मोटे पर्स वाले मल्होत्रा पे पड़ी थी ना, तो बिना एक बार हमें पलट के देखे हम दोनों को छोड़ के चली गई थी वो। बहुत जिम्मेदारी निभाई थी उसने। नहीं, ये सच नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हम दोनों को छोड़कर इसलिए चली गई थी क्योंकि आप बोल बोल, रुक क्यों गया? बोल ना तू। जाने दीजिए डैडी, भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं माफी मांगता हूँ। मुझे मारना मत प्लीज, कल मेरा टेस्ट है, प्लीज मुझे मारना मत। दफा हो यहाँ से, निकल जा तू। बहुत बोलने लग पड़ा तू आजकल। बड़ा रहा तेरे को अपनी मम्मी से, और तेरा ये अभागा बाप दिन रात इस सड़े से पेट्रोल पंप में मेहनत करके तेरे को पालने की कोशिश करता है, वो कुछ नहीं। तेरे को बस उस मम्मी के गुण गाने आते हैं। जितना हम बाप बेटे का एक महीने में खाने का खर्चा है ना, उतना वो एक दिन में अपने बाल संवारने पे खर्च करती है। और तू नाशुक्री औलाद उसी के गुण गाती है। निकल जाओ, चला ले यहाँ से। जाके बोल उसको अपनी साइकिल, कपड़े, जेब खर्च सबके लिए भीख मांग उससे। मांग भीख वहां जाके। भिखारी मैं नहीं दादी, भिखारी तो आप है, और आप शराब पीने के लिए मांगती हैं। शराब आपको कहीं का ना छोड़ेगी डैडी, कहीं का ना छोड़ेगी। सुनीता, तुम्हें देखते ही मेरी भूख प्यास दोनों बढ़ जाती है। मैं क्या करूं? बड़ा सीधा रास्ता है, खाओ पियो। बोलो क्या खाओगे? बटाटा वड़ा खाओगे? नहीं जमेगा, भूख और बढ़ जाएगी। अच्छा, तो तुम्हें कुछ चटपटा चाहिए? आज तो नहीं मिलेगा, रसोईया गया है छुट्टी पे। चाहिए तो तुम्हारे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दूं? अरे रहने दो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अब तो मैं नल के पानी से ही अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। अब तो फ्रिज का ठंडा पानी भी नसीब नहीं था। वो साहब का जमाना जब बियरें मिला करती थी। अरे जाजा, स्टेला की गिद्ध जैसी नजर हर चीज और इंसान पे रहती है। तुम्हें मालूम नहीं है, साहब बियर की आधी आधी बोतलें छोड़ दिया करते थे, और अगर रसोईया ना उठा ले तो मेरे ही से आता था। जैसे मेम साहब की खुशबू की बोतल अगर स्टेला ना उठाए तो मुझे मिल जाती है। तुम्हारी जैसी नौकरानियां तो यहाँ आती जाती रहती हैं। लेकिन हम ठहरे यहाँ के परमानेंट ड्राइवर। मेरे बाप भी यहाँ पे मल्होत्रा परिवार में ड्राइवरी किया करते थे। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छा लगता है। मेम साहब भी बहुत अच्छी है, कभी चिल्लाती नहीं, कोई किटकिट नहीं। मगर उनकी माँ कितनी किटकिट करती है। सही है, मैडम तो कभी चिल्लाकर भी बात नहीं करती। उन्होंने तो साहब को भी काफी सुधार दिया था, वरना दूसरी औरतें तो मैं तुम्हें क्या बताऊं। दूसरी औरतें? तो क्या तुम उनके पास भी ड्यूटी करते थे? वो यहाँ रहती थी? अरे नहीं, स्वेटलाना मेम साहब से पहले यहाँ असली मेम साहब थी, और वो तो आधी पागल है। तो वो कहाँ गई? गई नहीं, उनको निकाल दिया गया यहाँ से। ये बहुत लंबी कहानी है, छोड़ो इसको। सुनो, नजदीक आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि साहब दूसरी औरतों को कैसे पटाया करते थे। ये सब चालाकी मेरे साथ नहीं चलेगी। अगर साहब जैसा बर्ताव करना है ना, तो उनके जैसे करोड़पति बन के दिखाओ, तब तुम्हारे बारे में सोच लो। इधर आ। अगर साहब जैसा मैं करोड़पति बन गया तो फिर मैं तुम्हें क्यों पूछूंगा? फिर तो मैं स्वेटलाना मेम साहब की तरह कोई ढूंढ लूंगा। अरे मिल जाएगी, पर मेरे जैसी नहीं मिलेगी। मिलना है? तुम्हें क्या लगता है, वो मुझे प्यार करता है या नहीं? जरूर करता है, मगर हो सकता है उसे खुद भी इस बात का पता न हो। ऐसे कैसे हो सकता है नानी माँ? कोई किसी से प्यार करे और उसे खुद इस बात का पता न हो? नहीं, और वैसे ऋषभ बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। मगर जवान है, जवानी में इंसान बहुत लापरवाह होता है। अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करता तो इतनी अच्छी तरह से मिलता क्यों है? इससे काम नहीं चलेगा नानी माँ, उससे मेरे पीछे दीवाना हो जाना चाहिए, जैसे मैं उसके पीछे दीवानी हो गई हूँ। मैं तो किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। ऋषभ अच्छा लड़का है, मगर और भी तो लड़के हैं इस दुनिया में, किसी और को आजमा लो। जी नहीं नानी माँ, ऋषभ ही मेरी मंजिल है बस,
और ये मेरा फैसला अटूट और अटल है। नानी माँ, तुम सिर्फ ये बताओ, मेरा मेकअप या पहनावे में कुछ चेंज होना चाहिए? घूमो, मुझे अच्छी तरह से देखने दो, धीरे धीरे घूमो। ओके नानी माँ, अच्छी तरह से देखना, ऊपर नीचे आगे पीछे, मैं हर जगह से परफेक्ट रहना चाहती हूँ। तूने वो जैज एक्सरसाइज क्लासेस ज्वाइन किए थे ना, उससे काफी फायदा हुआ है तुम्हें। मैं सोचती हूँ मैं भी ज्वाइन कर लूँ। जी नहीं नानी माँ, आप वो क्लासेस नहीं ज्वाइन करेंगे, और वैसे तुम्हारी एज की औरत वहाँ आती भी नहीं है, और फिर मेरी सारी सहेलियाँ मुझ पर हंसेगी और मेरी मजाक उड़ाएंगी। ये तब से मोटी सहेलियाँ है ना, वो मुझे देख के दीदी कहकर पुकारने लगेगी। नानी यू आर द बेस्ट। ठीक से दबा, बहुत दर्द हो गया। आज आप बहुत अच्छी लग रही है, आंखों में ताजगी है। चल झूठी, तो अगर झूठी तारीफ नहीं भी करती ना तो मैं तुझे बख्शीश देती। तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कोई तारीफ करने वाला। साहिब कितना तारीफ करता था आपकी। फिर झूठ। केशव ने मेरी तारीफ कभी नहीं की। उसको तो हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती थी। उसको मुझ में कभी कोई खूबी नजर नहीं आई। शायद दोष मेरा ही था। लूजन आप यार, इतने टेंस क्यों हो? मुस्कुरा दो। तुम मेरे साथ बैठी हो और तुम्हारी ये उम्मीद है कि मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। ऐसी अनहोनी बात तो हो ही नहीं सकती। ऐसी भी क्या बेरुखी है? मैं बुरा नहीं मानती, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी कह सकते हो। हाँ, अरे शुक्र करो कि ये मेरी आदत है मजाक की। कोई दूसरी लड़की होती ना तो कब से चली गई होती। तो क्या इनाम दे दूं? इनाम नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा दो ना प्लीज। कुछ लगता है क्या मुस्कुराने में? भाई ये तो मैं नहीं जानता, हाँ लेकिन एक बात जानता हूँ, इस जमाने में कोई किसी को कुछ मुफ्त नहीं देता। अच्छा बाबा मत मुस्कुराओ, मैं तो यहाँ आई हूँ एंजॉय करने। ओके, और करूंगी। अरे वहां देखो, राहुल और अनीता बैठे हुए हैं, यहाँ बुला ले। नहीं नहीं नहीं, मैं इससे भी बेटर आइडिया देता हूँ। क्यों ना तुम उन्हें ज्वाइन कर लो, वो भी खुश और मैं भी खुश। तुम्हारे सारे बेहुदगी बर्दाश्त कर लेती हूँ। ओके, इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। बबली, मेरे पास अंदाजे लगाने और सोचने के लिए बहुत कुछ है, समझी? ओके छोड़ो। अच्छा ये बताओ, मेरे नए लेंस कैसे हैं? लेंस? कौन से लेंस? अरे मेरे आंखों में झांक कर तो देखो, इसी बहाने तो देखो। मेरे बॉयफ्रेंड की तस्वीर तुम्हें वहां दिखेगी। तुम्हारी आंखों में पहले थोड़ी जान थी, अब ये लेंस लगाकर बिल्कुल पत्थर की तरह बेजान हो गई हैं। हाँ, और एक बात और, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ एक फ्रेंड, समझी? ये तो वही बात हुई जो फिल्म स्टार्स अपने प्रेस वालों से कहते हैं कि जी नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। नहीं नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ कि सब लोग मुझे ऋषभ मल्होत्रा की गर्लफ्रेंड के हिसाब से जाने। बबली, एक बात बता, तेरी सुई इतनी छोटी छोटी बातों पर क्यों अटक जाती है? आज छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी। जैसे मैं 6 साल की उम्र से लेकर तुम्हारे प्यार अपने दिल में बसाकर बड़ी हुई हूँ। अरे भाई, मैं भी तो 10-12 साल की उम्र से तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस बात की कोशिश? बबली माय डार्लिंग, तुम मेरे साथ अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? अरे अपने लिए कोई और ढूंढ लो, कोई ऐसा जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करे, जो तुम्हारी इज्जत करे। I want to see you happy, really. मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती हूँ ऋषभ। तुम चिल्लाते हो, तुम गुस्सा करते हो, मेरे साथ बोर भी हो जाते हो, मगर इन सब बातों से मुझे बुरा नहीं लगता। शायद मेरे नसीब में सिर्फ तुम ही हो। देखो देखो मेरे हाथों में, तुम्हारी नाम की लकीर जरूर मिलेगी वहां पे। देखो भाई, इस अंधेरे में मुझे तुम्हारे हाथ के जो डायमंड है वो नजर आ रहे हैं, जो सोना है वो भी नजर आ रहा है, कोई लकीर नजर नहीं आ रही। हाँ, अब जल्दी चलो, घर चलते हैं, तुम्हें मैं ड्रॉप ऑफ भी कर दूं। टुमारो आई हैव अ बिजी डे, बहुत सारे मीटिंग है और कल के लिए मुझे अपने आप को तैयार भी करना है। हाँ भाई, मैंने हर जगह ढूंढा, केशव की वसीयत कहीं नहीं मिली। दूसरों को हैरत में डालने का बड़ा शौक था मेरे डैडी को, मैं समझता हूँ, और इसी वजह से, यही सब सोचकर उन्होंने अपनी वसीयत जरूर बनाई होगी।
और अंकल, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वसीयत एक दिन हमें जरूर मिल जाएगी। मैं तो दुआ करता हूँ भाई, तुम्हारा ये सोचना सही साबित हो। इसमें सबके लिए अच्छा है, इसमें सबके लिए भलाई है। खैर, वसीयत हो या ना हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अपने हक के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तुम्हारे बालों में तेल लगाने की जरूरत है। कितनी खुश्की हो गई तुम्हारे सर में। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो ओफो मम्मी, अब बस भी करो। ये एक ही बात तुम्हारे मुंह से सुनने को मिलती है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी सब डिफरेंट था, ये था, जब था, अब नहीं है, तो कंपेयर क्यों करती हो? लेकिन कुछ चीजें बदलती नहीं, जैसे हर हफ्ते बालों में तेल लगाना। और ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? मुझे तुम्हारे अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं ऋतु। कैसा अंदाज? अब मेरे अंदाज में क्या गड़बड़ है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। आजकल तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। आउच, मम्मी, you're hurting me. तुम छोड़ दो ना, मैं अपने बालों में खुद कंघी कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन बहुत दिन हो गए मैं तुम्हारे बाल नहीं संवारे, इसलिए मम्मी, तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है? ये तुम्हें क्या हो गया ऋतु? जली कटी सुना रही हो मुझे? सच ही तो कह रही है। अभी तुम हमसे मिलती कहाँ हो? देखो, मैं जानती हूँ आजकल मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गई हूँ, लेकिन तुम लोग मत समझना कि मैं तुम दोनों से बेखबर हूँ। मुझे तुम दोनों की एक एक खबर मालूम है। क्या मम्मी, आप घर में रहती ही कहाँ है जो आपको हमारे बारे में पता रहेगा? घर पे आती है, नहाकर चेंज करके फिर चली जाती है, कभी पापा के साथ, कभी किटी पार्टी या कॉकटेल पार्टी। देखो बेटा, तुम्हारे मम्मी, हमको तो आपके 15 मिनट भी नहीं मिलते। बेटा, तुम्हारे पापा को भी तो खुश करना है मुझे, उनको भी तो मेरी जरूरत है, और हर बिजनेस घर में इस तरह ही होता है। मम्मी, हमारी बहुत सी फ्रेंड्स ऐसे ही घरों से आती है और उनकी माएं भी उन्हें काफी समय देती है। क्या मैं तुम्हारे स्कूल के फंक्शंस में नहीं आती हूँ? मम्मी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे स्कूल के फंक्शंस में आकर आप हम पर एहसान करती हैं। वहाँ तो आप अपना पहनावा दिखाने आती है, दूसरी माओं को इम्प्रेस करने आती है। बहुत सुननी मैंने तुम दोनों की बकबक। मैं अगर किटी पार्टीज में जाती हूँ तो तुम्हारे डैडी को हेल्प करने जाती हूँ। 2-4 बड़े लोगों से हंसकर बात करने से बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है। दिस इज सोशल कॉन्टैक्ट, यू अंडरस्टैंड? इसको पब्लिक रिलेशन कहते हैं, तुम लोग नहीं समझोगी। मम्मी, तो सोशल कांटेक्ट के लिए हम लोग इसे मिल लिया करो। क्या तुम लोगों से सोशल कांटेक्ट के लिए मिलूं? तुम लोग मेरे बच्चे हो, तुम लोगों के लिए मैं। हमारी चमचागिरी क्यों करेंगी आप? इतने बददिमाग हो गए हो तुम लोग। तुम्हारे पापा सुनेंगे तो। कहाँ से सुनेंगे मम्मी? उन्हें सुनने के लिए हमारे आसपास रहना पड़ेगा। उन्हें तो शायद हमारी शक्ल भी याद नहीं होगी, हमारी सूरत, हमारी आवाज। आवाज? आवाज तो मैं सुनती हूँ तुम्हारी आजकल। रात रात को तुम्हें एक लोफर फोन करता है, और तुम्हें मैंने मना किया ना, कॉर्डलेस फोन लेकर बाथरूम में मत जाया करो, फिर भी तुम जाती हो। क्यों? कॉर्डलेस बाथरूम में लोफर? मैं क्यों ना जाऊं मम्मी? मेरी सब फ्रेंड्स के पास अपने फोन है और उनकी माँ उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछती। मम्मी, दीदी का एक बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? कौन है ये? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से कह दूंगी। जल्दी बताओ। बता दीजिए, लेकिन मैं आपको कुछ बताने वाली नहीं। You stupid idiot, ये सारी झूठ बोल रही है। इसे कुछ मालूम नहीं। मैं अनु से बात कर रही थी। अनु से बात कर रही थी? जी नहीं, मैंने सब सुना था। मम्मी, बता दूं? बता दो। मैं तुम्हारी धमकी से डरने वाली नहीं। हेलो। हाँ डार्लिंग, मैं निशी बोल रही हूँ। हाँ, मुझे याद है बाबा, मिस्टर एंड मिसेस मेहता आने वाले हैं शाम को। ओह, आई नो मिसेस मेहता डजंट ड्रिंक। हाँ, उसकी जूस का बंदोबस्त कर दिया मैंने। क्या बात है बेटे? एक एक दिन साल के बराबर लगने लग गया। अब तो थक जाती हूँ। हालात ने निचोड़ कर रख दिया है। दिल करता है कहीं दूर चले जाऊं, जहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं हो, बच्चों और तुम्हारे साथ कहीं दूर एक नई जिंदगी शुरू करूं। आ जाओ, मैं तुम्हारी गर्दन में मसाज कर देती हूँ। उसके बाद तुम अपने खुशबूदार शावर से नहाना, तुम्हें अच्छा लगेगा। आजकल कुछ नहीं अच्छा लगता है। चल फिर रही हूँ, मगर अंदर से सब कुछ मरता जा रहा है। कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेकर महाबलेश्वर चलते हैं, वहाँ अपना मकान भी है ना। लेकिन इस वक्त यहाँ से जाना ठीक नहीं है। लड़ाई जारी हो चुकी है, और फिर
तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ कुछ भी गोलमाल हो सकता है। ऐसे में किस पर भरोसा किया जा सकता है? और क्या पता महाबलेश्वर के बंगले पर ऋषभ ने ताला लगवा दिया हो। वो लड़का इतना नीच हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। अगर तुमने जाने का सोच ही लिया है तो पहले पता कर लो कि वो बंगला तुम्हारे पास है भी या नहीं। कितनी कोफ्त होती है ये सोचकर। वो बंगला केशव ने मुझे दिया था। वहाँ के सारे पेड़ मेरे लगाए हुए हैं। वहाँ के माली के बच्चों की तीमारदारी मैंने ही की थी। वो सब ठीक है बेटे, लेकिन अगर वो बंगला केशव ने तुम्हें दिया था तो उसके कानूनी कागजात कहाँ हैं? वही मैं तलाश कर रही थी, लेकिन वो यहाँ नहीं है। अब बैंक के लॉकर में देखना पड़ेगा। मुझे डर है कि कहीं केशव ने अपने दफ्तर के किसी ड्रॉर में न रखे हो। तब तो जो भी कुछ करना है जल्दी से करो और तुम अलर्ट रहो। चारों तरफ देख कर चलो। उन लोगों के पास क्या नहीं है? धन दौलत साधन सभी कुछ तो है, और तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ हिम्मत और हौसला। लेकिन फिर भी तुम टूटना नहीं, डरना नहीं। केशव तुम्हें प्यार जरूर करता था, लेकिन पत्नी तो नहीं बना सका ना।